ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कहीं ना कहीं बात हम जहां से शुरू हुए थे मैं वहीं पर वापस लाना चाहूंगा और असीम जी के पास आऊंगा सीधा। असीम जी, उसके बाद मैं राणा जी के पास जाऊंगा क्योंकि ब्रेक से पहले राणा जी ने अपनी पूरी बात कही है। असीम जी, मुझे सीधा सा एक चीज बताइए, क्या आपने जो तमाम चीजें कही कि भाई नेता आते हैं राजनीति करते हैं, हरियाणा, ये तो आप भी मानेंगे, आप भी हरियाणा से जुड़े हैं, लगातार हरियाणा से रहे, हरियाणा इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम रहा कि सबसे ज्यादा दल बदल की राजनीति होती है, पूरी की पूरी पार्टी बदल जाती है। अभी पिछले ही चुनाव में आपने देखा हरियाणा जनहित कांग्रेस के काफी सारे लोग के छोड़ के गए, आज तक उसका मसला अधर में अटका हुआ है। उससे पहले भी बंसीलाल जी, देवीलाल जी, इन तमाम लोगों के टाइम पे अगर हम कहें बहुत सारे ऐसी चीजें सामने आई जिसने हरियाणा की राजनीति पर कलंक तो लगाया दल बदल का। तो क्या आपको नहीं लगता अभी ये कलंक दूर करने का वक्त आ गया है? बीजेपी के पास क्या अपने इतने नेता नहीं है? उन्हें जरूरत क्यों है आखिर लोगों को लुभाने की या नेताओं को जोड़ने की, जो इतने सालों से संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है? इसलिए मजबूरी है कांग्रेस के लेने, अजका के लेने, नैलो के लेने? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा आपको जी। आपके ध्यान होगा, दल बदलू कानून जो लागू किया केंद्र में, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी दल बदल के हमेशा सख्त खिलाफ रही है। मैं आज भी आपसे उस बात पे आना चाह रहा हूं कि कुछ नेता, अच्छे लोग भी दूसरे दलों में होते हैं विक्की जी। अगर उन लोगों का स्वागत हम इन दलों में करें, जी जी, हमारे दल में अगर वो लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे पास आना चाहते हैं, तो मैंने आपको कहा कि संगठन का स्वागत है। संगठन स्वागत है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। लेकिन जो नेता इस उम्मीद के ऊपर कि टिकट मेरी होनी चाहिए, अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेगा, उस आदमी के लिए दरवाजे हमेशा बंद। एक सेकंड, एक चीज का सवाल दे दीजिए, फिर मैं राज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपने लोकसभा में जितने कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ लिया उन सबको टिकट थमाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। कांग्रेस के अगर मैं आपको लिस्ट छोटे बड़े नाम की बात कर रहा हूं, आप देखिए अब धर्मवीर सिंह जी को आपने टिकट दिया, देखिए आप देखिए राव इंद्रजीत सिंह, रमेश कौशिक जी को दिया, राजकुमार सैनी जी को दिया। जी, राजकुमार सैनी जी तो बकायदा 4 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं, हमारे प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष हैं। उनको जी के बारे में बताओ ना। और राव साहब, एक मिनट मैं बता रहा हूं, राव साहब पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और कांग्रेस की नीतियों से लगातार परेशान थे। 2 साल से वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे थे, इसीलिए भारतीय उनकी कुछ शर्तें थी, वो शर्तें मैं यहां नहीं बताना चाहता या मैं उस गहराई में नहीं जाना था, मेरा विषय नहीं है। बिल्कुल। तो उनको 2 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया। रमेश कौशिक जी पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी में आए और कोई टिकट की गारंटी उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां शामिल नहीं कराया, क्योंकि आप समझ सकते हो अगर राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से मैं जाऊं, सोनीपत जाटलैंड है, वहां एक ब्राह्मण नेता का जीतना बड़ी कठिन बात थी। हमने किसी भी नेता को टिकट के प्रलोभन में ज्वाइन नहीं कराया। रही बात धर्मवीर सिंह जी की, देखिए मैं एक बात जानता हूं, कई बार एक ऐसा निर्णय पार्टी को लेना पड़ जाता है, हमें लगता है कि फलां नेता हमारे इलेक्शन को अच्छे ढंग से लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, जनता में उनका अच्छा नाम है, जीत पाएंगे, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बात मानता है कि मैं विचार की राजनीति करता हूं। हमारे वहां 20 लोग लोकसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन कार्यकर्ता ये मानता है कि जब तक कोई बड़ा आदमी अगर संगठन में आ रहा है, विस्तार हो रहा है, तो कार्यकर्ता अपने पर्सनल हित को छोड़कर भाजपा के हित की बात करते। चलिए राणा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं इनके 2-3 इन्होंने जो गलत तथ्य दिए हैं तो मैं पहले वो ठीक कर दूं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के समय में पास हुआ था, वाजपेयी जी के समय में नहीं लागू वाजपेयी जी ने किया था। नहीं, वाजपेयी जी ने नहीं, उससे पहले ही लागू हो चुका था। ये वाजपेयी जी तो प्रधानमंत्री आए 1997 में जाके, उससे पहले नहीं, ये उससे भाई साहब लागू नहीं किया। नहीं, आपको आप पढ़ लेना। दूसरा इन्होंने कहा कि हम जो है वो 6-6 महीने 2-2 साल के जो नेता हैं उनको टिकट दिए, तो धर्मवीर जी एक उदाहरण है कि आए 24 घंटे में डील हुई, टिकट दी। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये कह रहे हैं कि हम डील नहीं करते, टिकट की गारंटी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हालात और स्थितियां। अब एक तीसरा तथ्य मैं वो बता दूं, ये कह रहे हैं कि सोनीपत जाट लैंड है, ब्राह्मण कैसे जीत गया? डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी ब्राह्मण है, वो इंडिपेंडेंट जीत गए थे, शायद इनको याद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। याद है जी, मुझे याद है। याद है तो फिर क्यों गलत तथ्य कहते हो? मैंने गलत तथ्य नहीं, मैंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमें ये समझना पड़ा। मैं आपको दूसरी बात और बताऊंगा, हमारी पार्टी में मैं फिर कहता हूं कि हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, और हमारे यहाँ से कार्यकर्ता ना जाए, नेता तो और भी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, कार्यकर्ता इनके पास है नहीं, वो कहां से लाएंगे कार्यकर्ता? अच्छा, थोड़ा अच्छा, जो 4-4 लाख से चुनाव जीता है वो कार्यकर्ताओं ने जीता है। मैं कह रहा हूं, नेता आगे कोई 4-4 मैं बताने लग रहा हूं ना आपको,
कांग्रेस का क्या मैं आपका नहीं, अब मुझे बोलने दो। कांग्रेस नहीं, के आप पास केवल नेता रह जाएंगे, देखो डिबेट खराब होगी, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। अब आप मुझे बोलने दो। नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो बीच में नहीं बोलता ना। मैं सुन रहा हूँ। नहीं, अब आप सुनो, आपको वोट मोदी के नाम से मिली है, बीजेपी के नाम से एक भी वोट। अच्छा, मोदी जी बीजेपी में नहीं है क्या? अरे कहाँ बीजेपी की बात कर रहे हो आप? मोदी जी ऊपर है, बीजेपी नीचे है आज की डेट में। और मैं आपको भी बताऊं, विधानसभा नहीं, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि विधानसभा में हम मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं कहते बीजेपी के नाम से चुनाव? आपके हमारे नेता हैं, मोदी जी भाजपा है, भाजपा मोदी जी हैं। मैं कह रहा हूँ वो मोदी बीजेपी और बीजेपी मोदी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी बात है ये सिर्फ लोकसभा में चल गई, एक कारतूस था वो निकल गया, काट की हांडी थी वो चढ़ गई, बार बार नीचे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हरियाणा में सही में आपका एक छोटा सवाल, आपको क्यों लगता है कि लोग इनकी नीतियों से दुखी हो गए इसलिए आपके पास आ रहे हैं, या कुछ और वजह है? क्या आखिर कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया? मैं वही बताना चाहूंगा। अब बार बार जिस हरियाणा मॉडल की दुहाई दे रही है, ये बड़ा। अच्छा, मैं असीम जी माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं, आपसे इस सवाल का जवाब लूंगा। एक पार्टी का और कहें कि प्रतिक्रिया आनी बाकी रह गई थी, इनेलो, क्योंकि सबसे कहें कि प्रादेशिक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, उनकी भी प्रतिक्रिया लेनी बहुत जरूरी है। राजीव जेटली जो हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलो के, फोन लाइन पर हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका एमएचए न्यूज में। धन्यवाद जी। राजीव जी, एक सवाल है कि दल बदल की राजनीति क्या होनी चाहिए? क्या दल बदल करने वाले नेताओं को जनता अपना समर्थन देती आई है? क्या उसे देना चाहिए? और क्यों आखिर 40-40 साल एक पार्टी के साथ रहने वाले लोग जब दल छोड़ जाते हैं तो क्या ऐसे लोगों का राजनीति में रहना ठीक है? क्या दल बदल को अब हटा देना नहीं चाहिए? ऐसे नेताओं को, पार्टियों को ही मना नहीं कर देना चाहिए कि हम आपको पार्टी में नहीं लेंगे? आपको नहीं लगता कि अब दल बदल की राजनीति से बाहर निकलना होगा? हरियाणा पर पहले ही काफी दाग लग चुके हैं दल बदल के। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ इसका एक पहलू देखना जो ईमानदारी नहीं होगी। इसके दोनों ही पहलू और तीनों पहलू, जितने भी पहलू हैं, इसके सभी के ऊपर हमारे को अपनी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि कोई अपने दल को क्यों छोड़ रहा है, किस वजह से छोड़ रहा है, किन नीतियों से प्रभावित नहीं है। लेकिन आपने सबसे प्रमुख बात जो ये बोली कि 40-40 साल एक पार्टी में रहने के बाद अगर वो उस पार्टी को छोड़ता है, तो ये सोचने की बात है कि आज ऐसी क्या नौबत आई, ऐसा क्या नेतृत्व परिवर्तन उस पार्टी में हुआ, जिस पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन के साथ उसकी नीतियों में भी बदलाव आया और जिन नीतियों को वो नहीं अपनाना चाहता। तो ये उसकी व्यक्तिगत राय जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें राजीव जी, ये व्यक्तिगत राय कम नजर आती है, एक हवा बह रही होती है जिस पार्टी के साथ नेता उसी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। आप भी हकीकत जानते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अगर हवा के साथ अगर नेता अपना बदलाव करें, मान लीजिए एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 साल तक सत्ता में बैठा रहा और आज उसे लगता है कांग्रेस नहीं आ रही है और वो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता है, तो जनता को भी ये देखना चाहिए कि ये वही नेता था जिस नेता ने हमें 5 साल तक अपना नेतृत्व दिया और हमारे साथ जो भी दिक्कतें हुई वो तुम्हारी इन्हीं की वजह से हुई। तो इस तरीके के अगर आप सर्कमस्टेंसेस को देखोगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि ये दल बदल होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर ये भी देखा जाए कि क्या नीतियों में बदलाव आया, क्या नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसके मद्देनजर अगर कोई अपना दल बदलना चाहता है तो उसकी समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन क्या पार्टियों को अपनी समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि क्यों? आखिर अगर हम बात करें, जब जब चुनाव आते हैं, चाहे इनेलो हो, बीजेपी हो, तमाम लोग चाहते हैं बड़े नेता हैं वो हमारी पार्टी में आ जाएं ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। आपकी पार्टी भी उससे अछूती नहीं है, आपकी पार्टी में भी लोग आते हैं और आपकी पार्टी से भी लोग जाते हैं, तो ऐसे में पार्टियों को भी तो समीक्षा करनी पड़ेगी ना राजीव जी? देखिए, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ एक सबसे मजबूत बात यह है कि जो भी नेता आता है यहाँ पे, हम वो नेता अपना वोट बैंक लेकर नहीं आता। हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जिस जन समर्थन के साथ चलते हैं वो समर्थन को पाने के लिए आता है। कई बार हम देखते हैं अगर वो नीतियों से हमारी प्रभावित है तो हम उसे अपना नेता चुनते हैं, हम उसे टिकट भी देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से आना चाहे कि मिसयूज करना चाहे हमारे मैंडेट को, जो हमारे को जनता का समर्थन है, तो वो ऐसे नेताओं को। अच्छा राजीव जी, फिर आजकल जो तमाम नेता हैं वो बीजेपी की तरफ इसलिए जा रहे हैं, मतलब आप ये मानते हैं कि हवा चल रही है, मजबूत पार्टी है, विधानसभा में काफी कहें कि मजबूती के साथ आएगी, इसलिए तमाम लोग जा रहे हैं, चाहे आपके हो चाहे कांग्रेस के हो? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय जरूर हो सकती है, मैं पार्टी लाइन पे इस बात को नहीं रख रहा हूँ कि आज देखिए कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको अपने आप में नेता के मायने ही नहीं पता। वो कभी कभी जनता के किसी उसमें जीत के निकल जाते हैं और उन्हें नहीं मालूम होता कि हवा है या नहीं है, जन समर्थन किसके साथ है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ चुकी है।
वो ये नहीं देखते कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। दोनों बातों में फर्क होता है। अगर उनमें इतनी बुद्धि होगी तो शायद वो अच्छा, मतलब राजीव जी आप इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के नेता देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ चुकी है और इनेलो आने वाली है। आप इशारा तो सीधा सीधा परोक्ष रूप से वही कर रहे हैं। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल आने वाली है, हरियाणा का बच्चा जानता है। चलिए, इसका फैसला जनता पे छोड़ेंगे राजीव जी, मैं और आप नहीं करेंगे, जनता फैसला करेगी। मैं पहले राणा साहब के बाद में जाऊंगा, पहले मैं बीजेपी नेता जी के पास जाना चाहूंगा। असीम जी, राजीव जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये नहीं पहचान पा रहे हैं नेता, इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं कि आप तो केंद्र में है, लेकिन आने वाला कौन है विधानसभा में? लगता है आपको कि सिर्फ एक मुगालते में है बीजेपी भी और आने वाले नेता भी? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता कोई भी मुगालते में नहीं है। मोदी जी को मिला मैंडेट इस बात का गवाह है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। मोदी जी की पर जो अच्छी नीतियां हैं उसका असर हरियाणा विधानसभा चुनावों में क्लियर रूप से देखने को मिलेगा। और मेरे मित्र अभी राजीव जेटली जी ने कहा कि विधानसभा में कौन आ रहा है वो क्लियर हो गया है। ऐसा अगर क्लियर होता तो भारतीय जनता पार्टी में लोगों के जुड़ने की लाइन ना होती, वो लाइन कहीं ना कहीं सिरसा की साइड चली गई होती, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और राणा जी ने मेरे से पूर्व कहा राणा जी ने मेरे से पूर्व कहा कि केली बीजेपी ही इस तरह की बात कर रही है दल बदल के लिए। अभी इनके पास कैलाशो सैनी जी गए पिछले चुनाव में, संपत सिंह गए, प्रदीप सांगवान गया भारतीय जनता पार्टी से, तो इन लोगों ने तो कभी तब तो ये दल बदल के ऊपर कुछ बोले नहीं। अब इनको लग रहा है इनका, क्योंकि कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा, हरियाणा का मॉडल जो ब्रेक में जाने से पहले आपने मेरी बात काट दी थी, हरियाणा का मॉडल पूरी तरह से इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने ध्वस्त कर दिया है। जनता तो उसको कभी मान के ही नहीं बैठी थी कि हरियाणा मॉडल नाम की कोई चीज है। हरियाणा आज अगर नंबर 1 है, क्षेत्रवाद के लिए नंबर 1 है। मैं नहीं कहता, इनकी पार्टी के नेता कहते हैं, आंकड़े कहते हैं, जाके जुटाएं। जो विकास केले रोहतक में हुआ उतना विकास पूरे हरियाणा में नहीं हुआ। अब हरियाणा नंबर 1 है भाई फरीदाबाद में नौकरियों के लिए, हरियाणा नंबर 1 है दलित और पीड़ित को अन्याय के लिए, हरियाणा नंबर 1 है क्राइम में, व्यापारियों से चौथ मांगने के लिए, मां बेटियों की असुरक्षा के लिए हरियाणा नंबर 1 है। ऐसा मॉडल जनता कभी लागू नहीं करवाना चाहेगी और उसका सीधा सीधा जवाब गुजरात का नया मॉडल एक बार अब राणा साहब का जवाब मैं बताऊंगा। अब देखो, एक तो जो है दोनों पार्टियों के नेताओं के मैंने सुना, एक कह रहा है कि हमारा तो आने वाला है, एक कह रहा है आ गई है। तो मैं कहूंगा कि जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां पालना जरूरी है, लेकिन गलत फहमी जल्दी दूर हो जाएगी जब अक्टूबर में चुनाव के नतीजे आएंगे। अब कह रहे हैं विकास की बात। देखिए, हरियाणा में जैसे ये कह रहे हैं कि चौथ मांगी जाती है, एक भी व्यापारी ये आके सामने मीडिया के कहे कि मेरे से चौथ मांगी गई है, इनको शायद नहीं, अब बीच में मत बोलो, बीच में नहीं, मैं आपकी बात साथ-साथ जवाब दे रहा हूं, मीडिया में खबरें आ रही हैं। अब एक खबर दिखाओ, अब सुनो, आप भरे पड़े हैं। नहीं कोई नहीं भरा हुआ, आप सुनो, बीच में मत बोलो, आप पढ़ते नहीं हो। तो अब आप ना, मैं तो सब पढ़ता हूँ, सुनो आप। ये जो याद आ रहा है ना, ये दरअसल पीछे जब चौटाला साहब की सरकार में ये भागीदार थे ना, उस समय का जो माहौल है वो इनको याद आ रहा है शायद, ये या तो सपने में। 10 साल से एक भी व्यापारी से चौथ नहीं मांगी गई, कोई अपराध का ऐसा ग्राफ नहीं बढ़ा है। हाँ, छोटी मोटी कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, सरकार बिल्कुल उसको मतलब एकदम से जो है ना उस पर क्रिया होती है, कार्रवाई करती है। अब आगे विकास की बात देखिए, विकीपीडिया एक वेबसाइट है गूगल पे जो कि इंटरनेशनल है, इंडिया की है भी नहीं। उसका जब आप वेबसाइट खोलो, उस पर हरियाणा टाइप करो तो उसमें आएगा हरियाणा इज नंबर 1 इन जीडीपी इन इंडिया। गुजरात का करोगे तो 6ठा नंबर आएगा। फिर कहते हैं विकास पे आके खाली रोहतक का हुआ है। आप एक काम करो, किसी भी जिले का नाम लो, हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट खोलो, उस पर देखिए 2005 से और 2013 तक हमारी सरकार रही है, उससे पहले इवन सिरसा का भी आप डाटा देखोगे तो सिरसा में भी उतने पैसे नहीं, एक मिनट बीच में क्यों बोलते हो आप, जब सिरसा में भी उतने पैसे किसी सरकार ने खर्च नहीं किए जितने हमारी सरकार ने किए। अब आपको मैं बताता हूं विकास, आप देखिए जींद में हमने यूनिवर्सिटी खोली, नारनौल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी में हमने यूनिवर्सिटी खोली, गुड़गांव में 2 यूनिवर्सिटी खुली हुई, करनाल में मेडिकल कॉलेज खुला हुआ, हर जगह। अब जींद की तो अभी घोषणा हुई है और सोनीपत में 3 विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, चौथे की घोषणा होने जा रही है। तो इनको ये विकास दिखाई नहीं देता है। इनको क्या हुआ कि एक इनको जो है ना वो, राणा साहब आपने जवाब दिया? नहीं बिल्कुल अभी बाकी है। हाँ है अभी।
बिल्कुल जो है कि इनको एक बहम हो गया कि ये जो 7 सीट इनको आ गई वो मोदी जी के नाम से। चलिए तो अब ये बहम हो गया कि विधानसभा में असीम जी आपका जवाब लूंगा। इन्होंने आरोप सीधा असीम जी इनेलो पे लगाया। किसानों की जमीन छीनी गई, घोटाले हुए, वो इनको दिखाई नहीं देते। अब अच्छे दिन आ गए, मोदी के नाम से वोट मिली, प्रदेश की जनता से नहीं विकिपीडिया से चाहिए, और ये वोटें विकिपीडिया से लेके ही संतुष्ट है। उदाहरण को आईना दिखा दिया है लोकसभा। आप अगर दोनों लोग एक बार में जवाब ले लूं? नहीं, जब बीच में ना माने तो मैं नहीं बोलूंगा। अब देखिए इनका क्या है कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, इन्होंने जनता को ऐसे सपने दिखाए कि जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे अगले ही दिन घी दूध क्या सब्जी क्या सब सस्ता हो जाएगा। आते ही हो गया उल्टा। टमाटर जो है वो 80 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, सारी चीजें एक साथ जोड़ दी। जवाब कैसे लूंगा मैं? पीछे की बात और बची है वो भी बताऊंगा। इनकी एनडीए की सरकार में पीछे एक कृषि मंत्री थे, नाम मुझे अभी याद नहीं आया, उस समय भी टमाटर 80 रुपए किलो हुआ। तो इन्होंने पता क्या कहा, आयुर्वेद में लिखा हुआ है चमासे के मौसम में टमाटर नहीं खाना चाहिए, उससे पथरी होती है। तो दरअसल ध्यान भटकाना जानते हैं। आपकी पार्टी जब आपकी सरकार थी, आपके नेताओं ने भी जादू की छड़ी क्या क्या बोला? ज्योतिष नहीं हूँ, टमाटर पे बैठी है, मैं कह रहा हूँ चांद पे पहुंच चुका है देश, चांद पे। चलिए मैं राजीव जी राणा साहब ने सीधे सीधे कहा कि जो आरोप गलत में ले जा रहे हो, लेकिन एक बार लोगों का देखिए, लोगों का राणा साहब मैं जवाब ले लूं एक बार। जवाब आपने सीधा सीधा इनेलो पर सवाल उठाए हैं तो एक बार उनसे भी जवाब ले लूं, अगर आप कहें तो इजाजत है हमें? हाँ, क्योंकि आप तो बिल्कुल कांग्रेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी भी पार्टी को हमें सुननी तो चाहिए वो क्या कहते हैं। अगर आप आरोप लगाते हैं तो मैं जब जवाब हमने पूरा जवाब में बोलते हैं, लेकिन यहाँ तथ्यों की बात चल रही है, मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ एक एक करके। राजीव जी राणा साहब ने बड़ी खूबसूरती से कुछ रटी रटाई बातें बोली जी। मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, ये जीडीपी की बात करते हैं विकिपीडिया के थ्रू, इनको ये पता होना चाहिए कि अगर हरियाणा में जीडीपी, इनको मुझे नहीं मालूम कितनी नॉलेज है इस बात की, हरियाणा की जीडीपी को आप निकाल के देखेंगे तो हरियाणा की जीडीपी मात्र गुड़गांव से निकलती है, जहां पर माइग्रेटेड वर्कर आता है। माइग्रेटेड का मतलब है कोई चेन्नई से, कोई तमिलनाडु से काम करने आया है और उसके सैलरी का सारा पार्ट वापिस उसी के स्टेट में पहुंच जाता है। हरियाणा का जो किसान है उसकी जीडीपी निकालिए, हरियाणा के मजदूर की जीडीपी निकालिए। एक 8,000 रुपए देने की बात आई थी कि मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, आप जीडीपी की बात करते हैं तो मैं इनको रिमाइंड करवाता हूं, आज 4,000-5,000 रुपए के ऊपर मजदूर काम करने को तैयार है, स्किल्ड लेबर काम करने को तैयार है। ये 8,000 रुपया उनको मिनिमम वेज नहीं दे पाए। देख लीजिए जीडीपी की बात आज हरियाणा के किसान को हम सबसे ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। किसान को गन्ने का भाव 301 रुपए क्विंटल दे रहे हैं। एक बार जवाब सुन ले, आप ही कहते हैं हम जवाब। आपकी कहानी हमने सुनी है जी पूरी, उसके मैं बीच में बोला नहीं था। मैं आपको ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि चीज का आप झिंडोरा पीट रहे हैं, हमारी जेबों में से पैसा निकाल के टीवी प्रचार में जो आप दे रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ रुपए आपने जो खर्च कर दिया प्रचार में, उस प्रचार की अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो आपके सारे प्रचार ही झूठे निकलेंगे। मैं जीडीपी की बात आपको बता रहा हूँ कि जीडीपी का आप आंकलन उठा के देखिए, हरियाणा में सिर्फ एक ही भाग से जीडीपी निकलती है, गुड़गांव से, जहाँ पे माइग्रेटेड वर्कर है। तो आप उस पर शोर मत मचाइए। हरियाणा में मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है। आज अगर हरियाणा की पोजीशन आप देखेंगे, क्राइम पे हरियाणा कहाँ पे खड़ा है। आप बात कर रहे थे यूनिवर्सिटीज की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप ही की सरकार के अंदर डायरेक्टर एजुकेशन ने बोला सरकार सरकारी संस्थाओं में पढ़ाने में असमर्थ रही है क्योंकि हमारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, जिस डायरेक्टर एजुकेशन ने कबूल कर लिया कि हरियाणा का बच्चा पढ़ नहीं सकता, वही हरियाणा जिसके अंदर 10वीं क्लास के अंदर एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, ऐसी जगहों पे आप बात करते हैं एजुकेशन की, आपको शोभा नहीं देती है बातें। चलिए अब राजीव जी अब एक बार जवाब ले लेते हैं। अब मैं जवाब दूंगा। देखिए, एक तो आपका ज्ञान है ना बिल्कुल जीरो है। आप ये देखिए कि हरियाणा में 10वीं में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। ऐसा किस डायरेक्टर ने कहा है कि भाई हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? ऐसे बहुत सारे स्कूल आए में नहीं, हरियाणा में एजुकेशन का सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हरियाणा में है। दूसरी बात आइए, अब आपको मैं बताता हूँ जीडीपी की। जीडीपी खाली नौकरियों से नहीं आता है, पर कैपिटा इनकम जो है वो किसान की भी जोड़ी जाती है। सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है हरियाणा में गेहूं का पर एकड़ पे, वो आपने देखा है। और गन्ने में, सरसों में, कपास में, हर चीज को उसमें काउंट किया जाता है। आपको शायद ना गलतफहमी है राजीव जी। और दूसरी बात सुनिए, आप अपनी सरकार का समय याद कीजिए, वहां जीडीपी पता क्या था?
जब लिबर्टी वालों ने आपके नेताओं को चौथ देने से मना किया तो आपके नेताओं ने उनके घर के बाहर खाइयां खुदवा दी, फैक्ट्रियों के बाहर खाइयां खुदवा दी। अच्छा, ये पर्सनल आरोपों पे हम क्यों उतर रहे हैं? पर्सनल क्यों है? मैं तो पार्टी पे लगा रहा हूँ। नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूं, मैं बता रहा हूँ, दल बदल भी बाद में जब वो पूछ रहे हैं तो जवाब तो दूं। आपको शायद याद होगा बीएसटी गन्नौर आपके नेताओं ने बंद करवाई थी, बिस्किट फैक्ट्री पालने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है, माफ कीजिएगा राजीव जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, राणा साहब आपके साथ भी आऊंगा, और असीम जी आप बने रहिए। फिलहाल हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन मैं बार बार अपने मेहमानों को कहना चाहूंगा, हम मुद्दा लेकर आए थे कि क्या राजनीति में दल बदल जैसा दलदल होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है हम फिर से आरोपों की राजनीति कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से ये दल बदल राजनेता करते नजर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आरोप नहीं लगाएंगे, जब तक उन्हें जीत नहीं मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन मुद्दे पर।